नीट के डिकोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल नीट की परीक्षा होने वाली है और इस बार इस परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी तैयारी की गई है। इस बार नीट का क्वेश्चन पेपर एक राष्ट्रीय सुरक्षा के दस्तावेज की तरह बन गया है और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पहली बार वायुसेना, रेलवे, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये खबर उन लाखों छात्रों के बारे में है जिनकी पिछली परीक्षा क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई थी। 22 जून तक के लिए टेलीग्राम पर भी रोक लगा दी गई है और आज आपको यह भी बताएंगे कि आखिर ये टेलीग्राम इतना बदनाम क्यों है। ईरान और अमेरिका के बीच आखिरकार समझौता तो हो गया, लेकिन पूरी दुनिया में एक ही सवाल है कि ये कब तक टिकेगा, क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर हमला शुरू कर दिया है और ऐसा लगता है कि इजराइल अमेरिका की बात मानने से इनकार कर रहा है। ईरान इजराइल पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहा है और अब अमेरिका भी इजराइल को लगातार बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहा है। तो क्या इस युद्ध विराम ने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार डाल दी है या फिर ये दोनों मिलकर ईरान के साथ कोई नया खेल खेल रहे हैं? और आखिर में आपको भारत और अमेरिका के रिश्तों में प्रधानमंत्री मोदी के महत्व को समझाएंगे। फ्रांस में G7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते अगर भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका भारत की मदद के लिए खड़ा रहेगा। दो देशों के रिश्तों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब आपसी रिश्ते और विदेश नीति सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे और विश्वास पर टिक जाए, और भारत और अमेरिका के बीच वो व्यक्ति हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होने वाली है और लगभग 23 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठेंगे। इस बार नीट का क्वेश्चन पेपर राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी दस्तावेज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पहली बार वायुसेना, रेलवे, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसी बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इस बार नीट री एग्जामिनेशन को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने के लिए ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जो ऐतिहासिक हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स को इंटरनेट और मोबाइल फोन की सुविधा से दूर रखा गया। जब वो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे, ना तो उनके पास इंटरनेट था, ना ही उनके पास मोबाइल फोन था, ताकि वो किसी से भी कोई संपर्क ना कर पाए, किसी से भी कोई बातचीत ना कर पाए और पेपर लीक होने का कोई खतरा ना रहे। इस बार क्वेश्चन पेपर्स के एक नहीं बल्कि कई कई सेट्स तैयार किए गए ताकि किसी को यह पता ना चले कि आखिर कौन से क्वेश्चन पेपर का सेट आने वाला है। क्वेश्चन पेपर्स की छपाई बहुत ही कड़ी निगरानी में की गई और हर क्वेश्चन पेपर में ऐसी खास व्यवस्था की गई है जिससे पेपर लीक होने पर उसके सोर्स का तुरंत पता चल जाएगा कि यह कहां से लीक हुआ है। क्वेश्चन पेपर्स को सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए वायुसेना, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की मदद ली गई। क्वेश्चन पेपर्स को ले जाते समय जीपीएस के जरिए लगातार उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर्स को सील बंद बॉक्सेस में भेजा जा रहा है और परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 45 मिनट पहले ही पूरी सुरक्षा में इन बॉक्सेस को खोला जाएगा। सीसीटीवी और एआई की मदद से हर एग्जामिनेशन सेंटर पर बहुत कड़ी नजर रखी जाएगी और कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी होगी। परीक्षा शुरू होने के बाद उम्मीदवारों को बहुत जल्द बाहर भी नहीं आने दिया जाएगा। इस बार एग्जामिनेशन सेंटर पर छात्रों की भी बायोमेट्रिक और फेस वेरिफिकेशन के जरिए पहचान की जाएगी।
एग्जामिनेशन सेंटर्स पर सिग्नल्स जो हैं मोबाइल फोन के, उन्हें भी जैम कर दिया जाएगा। सिग्नल जैमर्स वहां पर लगाए जाएंगे। कैबिनेट सचिव और भारत के गृह सचिव ने इस परीक्षा को लेकर कई बार अलग अलग बैठकें की हैं। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा की निगरानी कैबिनेट सेक्रेटरी, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन और पुलिस अब मिलकर अलग अलग स्तरों पर करेंगे। अब देश के दूर दराज इलाकों में नीट री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स को पहुंचाने के लिए इस बार बहुत ही खास और नए इंतजाम किए गए हैं। जैसे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में क्वेश्चन पेपर्स को पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए आज एक हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग भी कराई गई और एक मॉक ड्रिल की गई। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होगा इस बार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में क्वेश्चन पेपर्स को भारी सुरक्षा के बीच भारतीय वायुसेना के एक खास विमान से पहुंचाया गया और फिर इसे एक बेहद सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। आपको याद होगा, जैसे हमारे देश में चुनावों के दौरान ईवीएम्स को बहुत भारी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, वैसे ही अब नीट के क्वेश्चन पेपर्स को भी इसी प्रकार भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है। 3 मई को हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद जो है, आपको याद होगा, यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी। क्वेश्चन पेपर लीक जब हुआ था, इसके बाद संसदीय समिति की एक बैठक हुई इसके बारे में, जिसमें एनटीए के अधिकारियों को भी बुलाया गया। इस बैठक में एक सांसद ने सुझाव दिया कि हमें चीन और अमेरिका की परीक्षा व्यवस्थाओं को भी स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां वो लोग कैसे कराते हैं अपना एग्जाम। तो पिछले हफ्ते चीन में नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका नाम वहां पर है गाओकाओ। यह चीन की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा है, जो 2 से 3 दिनों तक चलती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक गिना जाता है। इसमें हर साल लगभग 1.25 करोड़ छात्र शामिल होते हैं। इस परीक्षा की तैयारी कई हफ्ते पहले शुरू कर दी जाती है। इसके लिए क्वेश्चन पेपर्स तैयार करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, उन्हें कुछ हफ्तों के लिए एक सुरक्षित जगह पर अलग से रखा जाता है और उस दौरान उस जगह पर ना तो उनके पास मोबाइल फोन होता है और ना ही उन्हें इंटरनेट दिया जाता है। यानी वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके होते हैं। उन्हें एक अलग लोकेशन पर रखा जाता है, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। क्वेश्चन पेपर्स सेट करने वाले शिक्षक अपने परिवार, अपने दोस्तों या किसी भी बाहरी व्यक्ति से सीधे संपर्क नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन पेपर्स को सीलबंद पैकेट्स में कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। इन सेंटर्स पर छात्रों की बायोमेट्रिक और फेस वेरिफिकेशन से जांच होती है। परीक्षा के लिए ट्रैफिक में कई बदलाव कर दिए जाते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर्स तक छात्रों को पहुंचाने के लिए स्पेशल बसेस चलाई जाती हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास यहां तक कि हॉर्न बजाने पर भी पाबंदी रहती है, ताकि छात्रों को कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ये चीन है जहां इस प्रकार कैसे ये परीक्षा की जाती है, वहां के तरीके मैं आपको बता रहा हूं। भारत में भी मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऐसे ही सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है और सभी छात्रों को मेरी सलाह ये रहेगी कि इस परीक्षा को लेकर किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट या उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया या किसी भी मैसेजिंग ऐप पर फैल रहे किसी भी अफवाह पर आप भरोसा ना करें। अगर आपको किसी भी गड़बड़ी की जानकारी मिले तो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी आप इसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी और हमारे देश के छात्रों के लिए भी। और सुरक्षा के जो इंतजाम करने पड़ रहे हैं इस बार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम हमारे देश के किसी बहुत बड़े दुश्मन के साथ हमें अपनी सेनाओं को भी, सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, ये हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये बनी तो इसलिए थी ताकि जो देश के दुश्मन हैं उनसे हम लड़ सकें, जो सीमा पार दुश्मन हैं उनसे हम लड़ सकें। लेकिन अब ये सारी सुरक्षा एजेंसियां हमारे देश के अंदर ही मौजूद जो हमारे दुश्मन हैं उनसे लड़ रही हैं। और ये भी एक तरीके का युद्ध है। युद्ध सिर्फ वो नहीं होता जहां आप आतंकवादियों को मार गिराते हैं या फिर दुश्मन देश की सेना के साथ आपका युद्ध होता है। युद्ध वो होता है जब आपके अपने लोगों का भविष्य खतरे में होता है, परिवारों का भविष्य खतरे में होता है। इसलिए ये भी एक युद्ध ही है, ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन है हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए।
अब 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर भी रोक लगा दी गई है। टेलीग्राम में एक मैसेज एडिट करने की सुविधा होती है, इसे भी 30 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है और टेलीग्राम पर 200 चैनल्स और ग्रुप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। We had to block 200 channels, but sometimes the time taken by them to take action against any such channel, in between, some people get defrauded. So that was number one reason. Number two reason, only Telegram has a functionality in which you can go back in time, edit a message and retain the timestamp. अभी एक दिन पहले ही 15 जून को अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने भी एक पेपर लीक गैंग के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जो कई राज्यों में सक्रिय था। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 2 आरोपी टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा कर रहे थे कि उनके पास नीट के री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी मौजूद है। यानी वो ये दावा कर रहे थे कि जो ये री एग्जामिनेशन होने वाला है, इसका क्वेश्चन पेपर भी लीक हो चुका है और वो उनके पास उपलब्ध है। પહેલા તો હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે આ ફરીથી લીકનો મેટર નથી, પરંતુ આરોપીઓ એનો ટેલિગ્રામ या અલગ અલગ સોશિયલ મીડિયા મારફતે એવા પ્રોજેક્શન કરતા હતા કે એના પાસે રીનીટનો એક્ઝામનો પેપર છે। કુલ 8 જેટલા ટેલિગ્રામ ચેનલ આ લોકો ચલાવતા હતા અને દરેક ટેલિગ્રામ ચેનલમાં પ્રીમિયમ મેમ્બર્સ પણ એડ કરતા હતા। तो यहां पर हम ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस बार के री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग टेलीग्राम पर यह दावा कर रहे थे कि उनके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, क्योंकि एक ऐसा समय होता है जब लोग पैसा बनाना चाहते हैं, लोगों को धोखा देना चाहते हैं और उनसे पैसा निकालना चाहते हैं। ये वैसा ही गैंग था और ये सोच रहा होगा कि इस बार झूठ बोल देते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया और इसके जरिए कुछ लोगों से पैसा ले लिया जाए। जब आप टेलीग्राम के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? आप सोचते हैं कि ये एक ऐसा मैसेजिंग ऐप है जो बाकियों से कहीं ज़्यादा प्राइवेसी देता है। ये भी आप सोचते होंगे कि ये वही ऐप है जहां पर क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। ये वही ऐप है जहां पर फिल्मों और वेब सीरीज़ की पायरेसी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उनके जो पायरेटेड वर्जन है वो भी टेलीग्राम पर ही आते हैं। ये वही ऐप है जहां ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी की जाती है। ये वही ऐप है जहां पर अश्लील वीडियोस के अलग चैनल बने हुए हैं और ये वही ऐप है जहां आतंकवादी भी अपनी जानकारियां शेयर करते हैं ये सोचकर कि ये ऐप बिल्कुल सेफ है और ये प्राइवेसी देता है, इसलिए वो पकड़े नहीं जाएंगे। एक तरह से इस ऐप पर हर तरह के गैर कानूनी नेटवर्क काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ही ऐसे हैं, ज्यादातर लोग तो आज भी इसको एक मैसेजिंग ऐप की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो शायद दूसरे ऐप्स पर ना हो पाए, इसीलिए ये ऐप इतना बदनाम हो गया। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टेलीग्राम इतना बदनाम क्यों है? आज इसी को डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको टेलीग्राम विवाद की आज की 3 बड़ी खबरें या अपडेट बताते हैं। पहला, भारत में 22 जून तक टेलीग्राम के बैन करने के मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी इस बैन को कोर्ट ने हटाया नहीं है। टेलीग्राम ने इस बैन के खिलाफ, सरकार के इस बैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी थी। 21 जून को नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक को रोकने के लिए टेलीग्राम पर सरकार ने एक अस्थायी रोक लगा दी थी, जबकि उसके मैसेज एडिट की सुविधा को 30 जून तक के लिए उन्होंने बंद कर दिया। अब आप इसमें मैसेज एडिट भी नहीं कर सकते। दूसरा, गूगल ने टेलीग्राम ऐप को भारत में अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। तीसरा, इस पूरे विवाद पर टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डोरोव का कहना है कि टेलीग्राम पर बैन से भारत के 15 करोड़ से ज्यादा बेकसूर यूजर्स पर बुरा असर पड़ेगा। उनकी क्या गलती है कि उनके लिए भी आपने इतनी मुसीबत पैदा कर दी। और इससे पेपर लीक की समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि अब पेपर लीक जैसे काम दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा इस टेलीग्राम के सीईओ का कहना है। अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में टेलीग्राम इतना बदनाम क्यों है और हर गैर कानूनी काम जब होता है तो उसके साथ टेलीग्राम का नाम क्यों जुड़ जाता है। चीन, ईरान, नेपाल और वियतनाम जैसे देशों में इस ऐप पर बैन लगाया जा चुका है, जबकि रशिया, ब्राजील, स्पेन, थाईलैंड जैसे कई देशों में टेलीग्राम पर कुछ समय के लिए अस्थायी बैन लगाया गया।
टेलीग्राम के जरिए इन देशों में सरकार विरोधी एजेंडा चलाना, हेट स्पीच या प्रोपेगेंडा फैलाने, अश्लील कंटेंट शेयर करने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों के आरोप में कार्रवाई की गई। टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव को अगस्त 2024 में फ्रांस में गिरफ्तार किया गया था। फ्रांस की जांच एजेंसियों का कहना था कि टेलीग्राम पर कुछ लोग ड्रग्स की खरीद और बिक्री कर रहे हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहे हैं और टेलीग्राम पर कई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इस समय हो रहे हैं, चल रहे हैं। फ्रांस का आरोप था कि टेलीग्राम इन अपराधों को अपने इस ऐप से रोकने के लिए ना तो पर्याप्त कदम उठा रहा था और ना ही पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहा था और इसीलिए उन्होंने इसके फाउंडर को गिरफ्तार कर लिया। टेलीग्राम खुद को एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताता है जहां ज्यादा सुविधा और ज्यादा प्राइवेसी है। टेलीग्राम में 2 लाख यूजर्स का एक ग्रुप बनाया जा सकता है, यानी अगर आप एक ग्रुप बनाना चाहें तो उसकी जो लिमिट है वो 2 लाख है। 2 लाख लोगों का ग्रुप आप बना सकते हो, जबकि व्हाट्सएप में ग्रुप की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1000। इसी तरह टेलीग्राम के जरिए प्रीमियम सब्सक्राइबर्स 4 GB तक की फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में सिर्फ 2 GB तक की फाइल्स शेयर की जा सकती है। आज आरोप लगाया जाता है कि टेलीग्राम अब पायरेटेड मूवीज और वेब सीरीज का अड्डा बन चुका है। अब आप एक दिलचस्प आंकड़ा और देखिए। टेलीग्राम में वीडियो पायरेसी को लेकर इसी साल अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटीज ने एक रिसर्च पेपर जारी किया। दिसंबर 2023 से लेकर इस साल जनवरी तक के 1000 टेलीग्राम चैनल्स के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन चैनल्स में 2 लाख से ज्यादा पोस्ट्स शेयर की गई। इनमें 175 देशों की 19,000 फिल्म्स और टीवी शोज की पायरेसी की गई और इन पायरेटेड वीडियोस को, इन पायरेटेड फिल्म और टीवी शोज को 485 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और इससे कंटेंट बनाने वाली कंपनियों को लगभग 1,66,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वर्ष 2024 में अमेरिका में एक और रिसर्च में टेलीग्राम के 339 ऐसे चैनल्स का विश्लेषण किया गया जिनका इस्तेमाल साइबर क्राइम के लिए किया जाता था और इन चैनल्स के 2 करोड़ 38 लाख फॉलोअर्स थे। आज पूरी दुनिया में टेलीग्राम के लगभग 100 करोड़ यूजर्स हैं, जबकि भारत में इसके लगभग 15 करोड़ यूजर्स हैं। 15 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। टेलीग्राम की स्थापना वर्ष 2013 में रशिया के 2 भाइयों ने की थी जिनके नाम हैं पावेल डुरोव और निकोलाई डुरोव। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने रशिया छोड़ दिया, बाहर चले गए और वो दुबई में शिफ्ट हो गए। टेलीग्राम का मुख्यालय अब रशिया में नहीं है बल्कि दुबई में है और क्वेश्चन पेपर लीक को रोकने के लिए टेलीग्राम पर बैन का सभी लोग वैसे तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें भी राजनीति खोज ली। 17 जून को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टेलीग्राम का जो बैन लगाया गया है इसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने लिखा, लाखों छात्र टेलीग्राम पर पढ़ते हैं, अपने नोट्स और टेस्ट सीरीज शेयर करते हैं, अब उनसे यह सुविधा छीन ली गई है। राहुल गांधी वही बातें कर रहे हैं जो टेलीग्राम के फाउंडर कह रहे हैं। राहुल गांधी को टेलीग्राम बैन पर राजनीति करने से पहले उन छात्रों को भी जरूर सुनना चाहिए जो इस बैन का स्वागत कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स में जो एक्टिविटीज हो रही है उसको देखते हुए आई थिंक इट्स बेटर फॉर शॉर्ट टर्म कि उसको बैन कर दिया जाए, ताकि क्योंकि इतना बड़े लेवल का एग्जाम है और इतने सारे लोगों का करियर स्टेक पे है, तो आई थिंक अगर इससे थोड़ा बहुत भी उसके रिस्क कम होते हैं तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड डिसीजन। ये बेनिफिशियल ही है हमारे लिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती थी कि पेपर लीक का है तो सारे बच्चे वहीं लग जाते थे। ये अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ऐसे टेलीग्राम मेन चैनल की तरह काम कर रहा था ये सब लाइक पेपर लीक वगैरह को, और इस बार ऐसे ओपन चैलेंज भी रखा गया था तो स्टूडेंट्स के ऐसे फ्यूचर एग्ज़ाम के जो रीनीट हो रहा है उसमें रिस्क लेने से अच्छा है किसी अगर रिस्क ना ले और उसको बैन कर दिया जाए तब तक के लिए। आई थिंक तो बंद हो ही जाना चाहिए। अगर लाइक बार बार पेपर्स लीक हो रहे हैं, इट्स नॉट लाइक फर्स्ट टाइम हुआ और फिर उसके बाद ऐसा रिपीट नहीं हुआ, रिपीट हुआ है, तो आई थिंक कुछ टाइम के लिए टेलीग्राम को बंद कर देना सही है और फिर उसके बाद दोबारा से शुरू कर दो। जो लोग टेलीग्राम पर लगे इस बैन का विरोध कर रहे हैं उनका तर्क है कि इस बैन से अपराध नहीं रुकेंगे बल्कि अपराधी दूसरे ऐप पर चले जाएंगे। पेपर लीक नहीं रुकेगा बल्कि दूसरे ऐप्स पर पेपर लीक होने लगेगा। लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म पर संगठित तरीके से अपराध हो रहा है तो क्या सिर्फ इस डर से कार्रवाई ना करें कि अपराधी अब कहीं और भाग जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे?
ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे चोरी के अड्डे पर छापा मारने पर कोई कहे कि चोर यहां से भागकर दूसरी जगह चले जाएंगे तो छापा मारने का फायदा क्या। इसलिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। टेलीग्राम के बैन होने पर अपराधियों का नेटवर्क जरूर टूटेगा, उन्हें परेशानी होगी। अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भी जाएंगे तो उनकी जो चेन है वो टूटेगी। इसमें उन्हें समय लगेगा, इसमें उन्हें बहुत सारे और काम करने पड़ेंगे, जिससे कि काफी समय लगेगा और तब तक हमारा नीट का एग्जाम हो चुका होगा। हजारों गैर कानूनी चैनल्स बंद हो जाएंगे और उनके फॉलोअर्स भी आगे चलकर डरेंगे कि कोई ऐसा काम नहीं करना है। ऐसी कार्रवाई का मकसद सिर्फ अपराध रोकना नहीं होता, बल्कि यह संदेश देना भी होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आपको प्राइवेसी का वादा कर रहा है तो उस पर छापे नहीं पड़ेंगे, उस पर एक्शन नहीं होगा। इसकी वजह से अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी अपने ऐप्स पर ज्यादा सख्ती बरतेंगे। और सबसे बड़ी बात, यह कार्रवाई 23 लाख बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए की गई है, जिसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर 17 जून को जो हस्ताक्षर हुए थे, अब ऐसा लगता है कि वो पूरी एक्सरसाइज बेकार गई, क्योंकि पिछले 24 घंटों में लेबनान पर इजरायल के हमलों की वजह से आज अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में होने वाली अगली बातचीत रद्द हो गई है। और इसकी बड़ी वजह है फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साया। उसे इसकी एक बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि ये पैलेस जो है ये तो शुरू से ही बड़ा अनलकी है। इस पैलेस के बारे में कहा जाता है कि इस पैलेस में बैठकर जब भी कोई समझौता हुआ है वो चला नहीं है। और इस बार भी इस समझौते पर हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी पैलेस में बैठकर किए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी महल में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और ऐसा लगता है कि यह महल एक बार फिर से अनलकी यानी अशुभ साबित हुआ। आज से 107 वर्ष पहले वर्ष 1919 में भी इसी महल में पहले विश्व युद्ध के बाद एक शांति समझौता किया गया था, जो टिक नहीं पाया और इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस बार भी शांति समझौते के तुरंत बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजराइल की सेना पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें इजराइल के 4 सैनिकों की मौत हो गई। तो क्या इस युद्ध विराम ने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में एक बहुत बड़ी दरार डाल दी है, या फिर दोनों मिलकर कोई नया खेल खेल रहे हैं? स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने वाली थी, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया कि जब तक लेबनान में हमले नहीं रुकेंगे, जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं होगा, तब तक अमेरिका के साथ ईरान अब आगे की बातचीत नहीं करेगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि तैयारियों में देरी की वजह से उपराष्ट्रपति जेडी वांस आज स्विट्जरलैंड नहीं गए और ईरान ने भी अपनी टीम नहीं भेजी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि लेबनान पर इजराइल के हमलों की सीधी जिम्मेदारी अमेरिका की बनती है और ईरान अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले इजराइल और लेबनान के बीच भी एक युद्ध विराम हुआ है। हालांकि इस तरह के युद्ध विराम इससे पहले भी न जाने कितनी बार हो चुके हैं और कितनी बार टूट चुके हैं, क्योंकि ऐसे समझौते के तुरंत बाद ही अगला युद्ध शुरू हो जाता है। इजराइल की सेना का कहना है कि युद्ध विराम की शर्तों के तहत उसे लेबनान में मौजूद खतरों के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, यानी वो युद्ध विराम के बाद भी लेबनान में इजराइल अपने हमले जारी रखेगा। יש מגבלות, אנחנו פועלים מגבלות על פי הנחיות הדרג המדיני, שוב פעם להסרת איום אנחנו רשאים לפעול בכל מרחב ולהמשיך לפעול להסירת איום במידה ויתגלה כזה על כוחותינו או על תושבינו. तो ईरान युद्ध के बाद अब अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। आपको याद होगा जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया तब हमने आपको बताया था कि इस एग्रीमेंट में से अमेरिका और ईरान ने इस बार इजराइल को बाहर रखा है
और ये जो समझौता हुआ है ये इजराइल को बाहर रखते हुए ईरान और अमेरिका के बीच हुआ है। लेबनान युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में अब ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल तुरंत अपने हमले लेबनान पर रोक दे, क्योंकि अमेरिका ईरान से वादा कर चुका है कि लेबनान में भी ये युद्ध विराम जारी रहेगा। लेकिन इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, इसलिए अब अमेरिका इजराइल से नाराज हो गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने आज इजराइल को लेकर दो बहुत बड़ी और बहुत सख्त बातें कही हैं। पहला, ट्रंप पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस समय इजराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं। और दूसरा, पिछले 3 महीनों में इजराइल ने जितने भी हथियारों का इस्तेमाल किया उनमें से 2/3 या तो मेड इन अमेरिका हैं या फिर उनके लिए अमेरिका ने पैसा दिया है। ये एक तरह की चेतावनी है। और इससे पहले भी ट्रंप ये कह चुके हैं कि आज इजराइल जो भी है मेरी वजह से है, और अगर हम इजराइल के पीछे से हट जाएं तो इजराइल कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए इजराइल के लिए बेहतर यह है कि वो हमारी बात माने। और आज जेडी वांस ने भी यही कहा है, यानी अमेरिका और इजराइल के बीच लेबनान में युद्ध को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं। और अब तो अमेरिका खुलकर बहुत सख्त भाषा में इजराइल को चेतावनी भी दे रहा है। अब अमेरिका को ईरान तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इजराइल बुरा लग रहा है। To some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path. But to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation. आपको यह जानना चाहिए कि क्या इजराइल अमेरिका की मदद के बिना इस युद्ध में टिक सकता है? अमेरिका इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। तो पहले तो यह मान लीजिए कि अमेरिका के हथियारों के बल पर ही इजराइल आज अपने दुश्मनों से लड़ता है। वर्ष 2021 से 2025 के दौरान इजराइल ने जितने भी बड़े हथियार खरीदे हैं उनमें से 68% अमेरिका से आए थे। अमेरिका ने हथियार बेचने के साथ साथ इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने में भी मदद की थी। अमेरिका अपने सबसे बेहतरीन और आधुनिक हथियार इजराइल को बेचता है, चाहे वो F-35 फाइटर जेट हो या फिर पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हो। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल इस समय अमेरिका की मर्जी के बिना यह युद्ध लड़ रहा है? अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता, ऐसा अमेरिका कह रहा है कि लेबनान पर इजराइल के हमले हों, लेकिन अब इजराइल अमेरिका की ही बात मानने से इनकार कर रहा है। इजराइल अच्छी तरह से जानता था कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम हो चुका है, जिसमें लेबनान की शर्त भी रखी गई है कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। और यह समझौता होते ही इजराइल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए, और वो भी अमेरिका में बने हथियारों से। अगर अमेरिका इस युद्ध को रोकने के लिए सचमुच में बहुत गंभीर है तो वो इजराइल को अपने हथियारों की सप्लाई रोक सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इजराइल को सबसे ज्यादा विदेशी मदद अमेरिका से ही मिली है। अमेरिका दुनिया के कई देशों को विदेशी मदद देता है, और वर्ष 1951 से 2022 तक इजराइल को 30 लाख करोड़ रुपए का फंड मिल चुका है। युद्ध के दौरान ईरान ने जब भी इजराइल पर हमले किए तब अमेरिका की सेना और उसके सहयोगी देशों ने ही इन हमलों को हवा में नष्ट किया, यानी अमेरिका की सेना सीधे सीधे इजराइल की रक्षा कर रही थी। मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बनाने से लेकर संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर भी अमेरिका इजराइल के लिए एक ढाल बनकर हमेशा खड़ा रहता है। अब तक अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ आए लगभग 50 प्रस्तावों पर अपना वीटो किया है, और उसे प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव से संयुक्त राष्ट्र में भी हमेशा बचाया है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि वही इजराइल अब अमेरिका की बात मानने से इनकार कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि कोई भी देश चाहे कुछ भी कहे, चाहे अमेरिका कुछ कहे, ईरान कुछ कहे, लेकिन इजराइल अपनी रक्षा के लिए जिम्मेदार है और इजराइल अपनी रक्षा के लिए हर कदम उठाता रहेगा। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल कहने को तो बड़ा छोटा सा देश है,
और वो इस समय डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने से इनकार कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखा रहे हैं कि अगर आप हमें ईरान के साथ समझौते में शामिल नहीं करेंगे तो हम लेबनान पर लगातार हमले करते रहेंगे, हम ईरान पर भी हमले करेंगे। यानी अब इजराइल अमेरिका के काबू से बाहर होता जा रहा है। लेकिन क्या इजराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए यह संभव है कि वो अमेरिका की बात ना माने? ऐसे तौर पर जब उनके ज्यादातर हथियार अमेरिका से आते हैं, पैसा अमेरिका से आता है, सारा सपोर्ट अमेरिका से आता है, तो अमेरिका को नाराज कैसे कर सकते हैं? अमेरिका के बयानों में भी हमने ये देखा कि अमेरिका अब इजराइल को लेकर बड़े सख्त बयान दे रहा है। पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका इजराइल से बहुत नाराज है, इसलिए अमेरिका उसे चेतावनी दे रहा है। सोचिए, अपने ही सहयोगी देश को जो इस युद्ध में अमेरिका के साथ शामिल था, उसे अब अमेरिका चेतावनी दे रहा है। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिकी प्रशासन के बयानों को ठीक से देखें, हाल के 2-3 दिन के बयानों में, उनमें ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान को पसंद करने लगे हैं। अब ईरान के तो हितों की बात करते हैं, ईरान के लिए अब वो नरम पड़ रहे हैं और इजराइल के लिए लगातार सख्त होते जा रहे हैं। ऐसे में शक ये भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल और अमेरिका अभी भी पर्दे के पीछे मिले हुए हैं और उन्होंने ये तय कर लिया हो कि हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहेंगे, दुनिया को ये दिखाते रहेंगे कि हम एक दूसरे से नाराज़ हैं, दुनिया के सामने ये इंप्रेशन बनाएंगे कि इजराइल अमेरिका की बात मान ही नहीं रहा। और इस दौरान इजराइल लगातार लेबनान पर हमले करता रहेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो ईरान पर भी हमले होते रहेंगे। तो ईरान को ये समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ क्या खेल इस समय चल रहा है। खैर, ये कूटनीति की बातें हैं और बाहर जो चीज़ दिखाई देती है और अंदर जो कुछ चल रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब ईरान युद्ध के दौरान शांति तो हो गई है, लेकिन इस युद्ध की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और हम हमेशा से, आपने भी बात सुनी होगी कि युद्ध से बड़ी कीमत शांति की होती है, युद्ध से भी महंगी शांति होती है, शांति की कीमत बहुत बड़ी है। अब आप देखिए कि शांति कितनी महंगी है। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में लगभग 7,500 लोगों की मौत हुई। अकेले ईरान में ही लगभग 3,500 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 300 से ज्यादा तो बच्चे हैं। लेबनान में लगभग 3,000 लोगों की मौत हुई, जबकि खाड़ी के दूसरे देशों में 39 लोगों की मौत हुई। इस युद्ध में अमेरिका के भी 13 सैनिक मारे गए। 108 दिनों के इस युद्ध में 150 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और यह सारा नुकसान करने के बाद, इतने सारे लोगों की हत्या करने के बाद, इतनी सारी प्रॉपर्टी को नष्ट करने के बाद, अब ये सारे देश शांति की बात कर रहे हैं। तो ये सारा जो 150 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यही है शांति की कीमत। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में 4 लक्ष्यों को लेकर उतरे थे, लेकिन उनमें से एक भी लक्ष्य वो पूरा नहीं कर पाए। क्या थे ये 4 लक्ष्य जो अधूरे रह गए? देखिए, पहला, अमेरिका ईरान में तख्ता पलट करना चाहता था, सत्ता परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन ये नहीं हुआ, बल्कि ईरान में जो सत्ता है वो और ज़्यादा मजबूत हो गई, वहाँ की सरकार और ज़्यादा मजबूत हो गई। जो सरकार के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी ख़त्म हो गए। दूसरा, अमेरिका चाहता था कि ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और ईरान अब कभी भी परमाणु हथियार ना बना पाए। ये भी नहीं हुआ। अब नए युद्ध विराम समझौते के मुताबिक 60 दिनों तक इस मुद्दे पर बाद में चर्चा होगी और अभी भी ईरान ने ये कोई भरोसा नहीं दिया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तीसरा, अमेरिका चाहता था कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें बनाना बंद कर दें, लेकिन ईरान का मिसाइल कार्यक्रम अब भी जारी है। और चौथा, ट्रंप चाहते थे कि ईरान बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दे, सरेंडर कर दे। अमेरिका को भरोसा था कि उसके हमले से ईरान डर जाएगा और फिर आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने यह दावा किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डील करना चाहते थे और वो डील करने को लेकर मजबूर थे, इस डील को लेकर बेताब थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बड़ी जल्दबाजी में थे इस डील को लेकर। अब मुज्तबा खामनेई के इस दावे का जवाब देते हुए ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान मजबूर था क्योंकि ईरान खत्म हो चुका था और अगले 60 दिनों में सब कुछ दुनिया के सामने साफ हो जाएगा और ईरान को अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। वहीं अमेरिका की सेना ने भी आज ये साफ किया कि उसके लड़ाकू विमान और सेना अब भी
मिडिल ईस्ट में, इस पूरे इलाके में सक्रिय है, एक्टिव है और युद्ध विराम या बातचीत के बावजूद अमेरिकी सेना वहां से नहीं हटेगी, उसकी नाकेबंदी भी जारी रहेगी और वो उसकी मौजूदगी भी ऐसे ही वहां रहेगी। अब युद्ध भले ही रुक गया है, लेकिन दुनिया पर इसका असर कई वर्षों तक दिखाई देगा, क्योंकि इस युद्ध के बाद कुछ बड़े बदलाव हो चुके हैं। युद्ध के बाद अब हॉर्मुज को लेकर एक अनिश्चितता फिर से बढ़ गई है, जो युद्ध से पहले नहीं थी। दुनिया के तेल व्यापार पर नया खतरा पैदा हो गया है। अब तेल की कीमतों में कभी भी अचानक बड़ी तेजी आने का डर हमेशा बना रहता है। किस दिन तेल महंगा हो जाए कोई नहीं कह सकता, और तेल महंगा हुआ तो महंगाई बढ़ी। खाड़ी देशों में अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी निवेश को लेकर बहुत सतर्क हो गई हैं। बहुत सारी कंपनियां तो इन खाड़ी देशों से, मिडिल ईस्ट से वापस जा रही हैं। दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब जैसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट सेंटर्स को लेकर भी अब दुनिया भर में नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अब खाड़ी देशों में नए निवेश का फैसला बहुत सोच समझ कर लेंगी। सऊदी अरब, यूएई और दूसरे खाड़ी देशों को अब अपनी सुरक्षा पर पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी निवेश के साथ साथ सुरक्षा पर अब इन देशों की बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी। इस तरह से पश्चिम एशिया में हथियारों की एक नई दौड़ भी आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। इसके अलावा ईरान के अंदर राष्ट्रवाद और सरकार के समर्थन में लोग एकजुट हो चुके हैं और सरकार विरोधी आवाज़ें अब ईरान में या तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं और या फिर लगभग बंद हो गई हैं। ये सारे बदलाव इस युद्ध के बाद आए हैं। और एक बदलाव और भी आया है, वो ये कि अमेरिका की जो सुपर पावर की छवि थी, डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि थी, वो कहते थे कि मैं पूरी दुनिया का बॉस हूँ, उस छवि को भी बहुत धक्का लगा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की सेना मिलकर भी ईरान को झुका नहीं पाई। और ऐसा लग रहा है कि ईरान इस युद्ध में इजराइल को अलग थलग करने में बहुत हद तक कामयाब हो भी चुका है। और अब ईरान पूरी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता है कि इजराइल की दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ युद्ध लड़ने में है। इजराइल चाहता है कि बस ये युद्ध कहीं ना कहीं चलता रहे। आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इजराइल के रक्षा मंत्री का एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इजराइल की सोच नरसंहार वाली है और इजराइल की ये सोच पूरी मानवता के लिए एक खतरा है। ये हर हाल में सिर्फ युद्ध ही लड़ना चाहते हैं। असल में इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह कहा था कि इजराइल के हर बेटे के खून का बदला लिया जाएगा और लेबनान को इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेबनान की माओं को अपने बेटों को खोकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पूरी दुनिया में यही सवाल है कि क्या अमेरिका इजराइल के हमले को बंद करके इस युद्ध विराम को कामयाब बना सकता है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। ये उस भरोसे की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दो देशों के रिश्तों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब आपसी रिश्ते दो नेताओं के और विदेश नीति सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे और विश्वास पर टिक जाए। और भारत और अमेरिका के बीच वो व्यक्ति हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप में से बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान देख लिया होगा, लेकिन उस बयान के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है और आज हम उसी संदेश को आपके लिए डिकोड करना चाहते हैं, जिसे शायद दुनिया ने अभी तक इग्नोर कर दिया। फ्रांस में G7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका भारत की मदद के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक। वैसे तो कूटनीति में अक्सर भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत को लेकर उनके भरोसे का सबसे बड़ा आधार प्रधानमंत्री मोदी है। ट्रंप के इस ऑफर से पूरी दुनिया बहुत हैरान है और सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह की गारंटी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ऐसा कोई औपचारिक रक्षा समझौता भी नहीं है जिसके तहत किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में दूसरा देश उसकी रक्षा के लिए बाध्य हो। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की खातिर किसी भी युद्ध में भारत की मदद करने की यह बात कह दी, यह वादा कर दिया। यानी आज ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत भरोसा किसी भी बड़े समझौते से, द्विपक्षीय समझौते से बढ़कर है। एक बार फिर से मैं ये चाहूंगा कि आप राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को ध्यान से सुनिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। Can you speak to the defense relationship
between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay? If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. तो ध्यान से राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात को सुनिए। वो कहते हैं कि भविष्य में अगर भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका भारत की तरफ से लड़ेगा, भारत की मदद करेगा। लेकिन वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहते हैं, ये तभी तक लागू होगा। अगर उनकी जगह भारत का कोई और नया नेता आ जाता है, कोई नया प्रधानमंत्री आ जाता है, तो फिर वो ये गारंटी नहीं दे सकते। वो ये कह रहे हैं कि देन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर कोई दूसरा नेता आ जाता है प्रधानमंत्री पद पर, तो फिर वो इसकी गारंटी नहीं दे सकते। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं भारत के, तब तक अमेरिका भारत का साथ देगा। अगर कोई दोबारा से भविष्य में कोई युद्ध होता है भारत पर कोई हमला करता है, तो अमेरिका भारत की मदद करेगा। हालांकि इसे लेकर कोई भी औपचारिक समझौता दोनों देशों के बीच में नहीं है। यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और अभी तक की जो विदेश नीति रही है अमेरिका की, उससे यह एक बहुत बड़ा डेविएशन है। मतलब उससे बिल्कुल अलग बात उन्होंने कही है। किसी भी देश की विदेश नीति का पहला सिद्धांत होता है कि देश स्थायी होते हैं और नेता अस्थायी होते हैं। नेता तो आते जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री पद पर आज कोई बैठा है, भविष्य में कोई और बैठेगा, लेकिन देश तो वहीं रहेंगे। लेकिन आज दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट हुआ है और यह है पर्सनल डिप्लोमेसी का। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, यह सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं है, यह उस राजनीतिक ब्रांड की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता है। यह उसका प्रमाण है जिसे नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में अपनी मेहनत, परिश्रम और भरोसे के साथ बनाया है। विदेश नीति आमतौर पर दो देशों के रिश्ते और रणनीतिक साझेदारी पर टिकी होती है और यह हमेशा जो औपचारिक समझौते होते हैं दोनों देशों के बीच, जिसे हम बायलैटरल रिलेशनशिप भी कहते हैं और बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी कहते हैं, उन्हें देश फॉलो करते हैं। चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, अगर दो देशों के बीच में एक औपचारिक समझौता हो चुका है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, वो उसे फॉलो करते हैं। यानी देश इंपॉर्टेंट है, नेता नहीं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो स्वयं अपने देश की पहचान बन जाते हैं और आज दुनिया में जब भी भारत की चर्चा होती है तो उसके साथ ही नरेंद्र मोदी का नाम अपने आप जुड़ जाता है। ट्रंप ने दरअसल भारत की नहीं बल्कि ब्रांड मोदी की ताकत को पहचाना और यह वही ब्रांड है जिसने भारत को वैश्विक मंचों पर कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। G20 की अध्यक्षता को जन आंदोलन जैसा स्वरूप दे दिया, क्वाड को एक नई ताकत दे दी, भारत को वैश्विक राजनीति के केंद्र में स्थापित कर दिया। दुनिया के नेता केवल देशों को नहीं पढ़ते, वो नेताओं की लोकप्रियता, फैसला लेने की उनकी क्षमता और उनके जन समर्थन को भी ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। और ये सब में नरेंद्र मोदी दुनिया में इस समय नंबर 1 पर है। ट्रंप स्वयं राजनीति में ब्रांडिंग की शक्ति को समझते हैं और इसीलिए जब वो मोदी का नाम लेकर भारत के समर्थन की बात करते हैं तो वो एक तरह से ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि भारत की राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा चेहरा भी है। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर नेता अपने देश का नेतृत्व करते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने देश का एक ब्रांड बन जाते हैं, अपने देश का एक चेहरा बन जाते हैं, अपने देश के पोस्टर बॉयज बन जाते हैं। कभी यह भूमिका किसी जमाने में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल निभाया करते थे। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू किसी जमाने में ऐसे ही सिंगापुर का चेहरा बन गए थे, उनके पोस्टर बॉय बन गए थे। ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने भी कुछ इसी तरह की भूमिका ब्रिटेन के लिए निभाई, जब इनका चेहरा ही उनके देशों का चेहरा बन गया था। अगर आज के जमाने में देखें तो रशिया में भी ऐसा ही दिखाई देता है, जहां राष्ट्रपति पुतिन आज रशिया का चेहरा बन चुके हैं, फेस ऑफ रशिया बन चुके हैं। और भारत के संदर्भ में यह भूमिका अब नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। और यही कारण है कि ट्रंप का बयान केवल दोस्ती का बयान नहीं, यह उस वैश्विक राजनीतिक पूंजी की पहचान है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों में अपनी मेहनत से
और भरोसे से अर्जित किया है। कूटनीति में व्यक्तिगत संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो तभी प्रभावी होते हैं जब उनके पीछे उनके देश की शक्ति और उनके देश के लोगों का समर्थन खड़ा होता है। और शायद ट्रंप का संदेश यही है कि भारत एक बड़ी शक्ति है, लेकिन ब्रांड मोदी ने उस शक्ति को दुनिया के सामने कहीं ज्यादा प्रभावशाली बना दिया है। दुनिया भारत को सुनती है और भारत की आवाज में आज मोदी का चेहरा दुनिया को दिखाई देता है। ट्रंप ने यह बयान फ्रांस में दिया। इसका महत्व भी समझिए। अमेरिका और फ्रांस दोनों ही नेटो गठबंधन के सदस्य देश हैं। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक सदस्य देश पर अगर दूसरा देश हमला करे तो इस हमले को सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा और सभी नेटो देश मिलकर उसका जवाब देंगे। हालांकि भारत नेटो का सदस्य नहीं है। वैसे ट्रंप के इस बयान से भारत में उन विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई होगी जो हर हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बिगड़ते रिश्तों की कामना करते रहते हैं। हर हफ्ते दुनिया को ये कहकर बहकाते हैं कि देखिए मोदी और ट्रंप की दोस्ती तो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। खास तौर पर वो नेता जो हर बात पर ट्रंप का सर्टिफिकेट मांगते हैं। ट्रंप अगर कह देते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है तो वो भी कहने लगते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। ट्रंप अगर कहते हैं कि भारत के इतने जहाज ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए तो वो भी कहने लगते हैं कि हाँ इतने जहाज गिर गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमारे देश में खासतौर पर जो विपक्षी नेता हैं जो ट्रंप के नाम पर ही अपनी राजनीति की दुकानें आगे बढ़ा रहे थे और ट्रंप के जो बयान हैं उनको वो इस्तेमाल करते थे। अब जो कुछ कल हुआ फ्रांस में, अब कम से कम हमारे विपक्षी नेताओं की जो ट्रंप के नाम पर दुकानें चल रही थी वो काफी समय तक बंद हो जाएंगी। इन विपक्षी नेताओं के गले से ये बात नीचे ही नहीं उतर रही कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उनका नाम लेकर इस तरह की सुरक्षा गारंटी कैसे दे सकते हैं। और साथ में यह भी कह दिया कि अगर कोई और नया नेता उनकी जगह आ गया तो फिर मैं कह नहीं सकता कि अमेरिका यह करेगा या नहीं। लेकिन विपक्षी नेताओं का दर्द सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। ट्रंप ने अपने बयान में एक और बात कहकर इन नेताओं की तकलीफ को बहुत बढ़ा दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अगर भारत में प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई नया नेता आया तो उनकी नीति क्या होगी उसके बारे में वो कोई आश्वासन नहीं दे सकते। हमारे विपक्ष के जो नेता प्रधानमंत्री मोदी को ही भारत समझते हैं, असल में आपने देखा होगा हमारे विपक्ष के नेता हमारी राजनीति में अब भारत को ही मोदी समझने लगे हैं और मोदी को ही भारत समझने लगे हैं। और वो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने की कोशिश में कई बार भारत पर ही हमला कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर हम भारत की बदनामी करेंगे तो मोदी की बदनामी होगी। इसलिए वो इस अंतर को भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अलग हैं और देश अलग है, तो वो अपने देश का भी नुकसान कर देते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करनी है। इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं, राहुल गांधी जैसे, जो भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अब उन्हें आज ये समझ में आ गया होगा कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, उनका ऐसा समर्थन नहीं मिलेगा जो प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है। अब विदेशों में भी यही हो रहा है। उनके लिए इस समय प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती का मतलब है भारत से दोस्ती। इसीलिए ट्रंप भी साफ साफ कहते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री पद पर मोदी बैठे हैं वो तभी तक की गारंटी ले सकते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है। सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं। भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। भारत की राजनीति के बारे में बता देते हैं। भारत की राजनीति में राहुल गांधी कैसे नीट के छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम ये डिकोड करेंगे। राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा शहर में छात्रों के लिए एक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी के बाद राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए देश भर में एक आंदोलन की घोषणा की है। कोटा में इस प्रदर्शन की शुरुआत की गई। ये विरोध प्रदर्शन है।
इसे कोटा महारैली का भी नाम दिया गया है, यानी कोटा में छात्रों की महारैली वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप राहुल गांधी की इस महारैली की तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें उन्होंने कोटा के छात्रों को यहां पर बुलाया है कि आप भी मेरे साथ आकर विरोध प्रदर्शन यहां पर कीजिए। तो तस्वीरें देख के ही आपको पता चल गया होगा, ऐसा लगता है कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि कोई इवेंट या कोई कॉन्सर्ट जैसी चीज़ की गई है। और आपने ये भी देखा होगा, हो सकता है इसके लिए किसी बहुत बड़े इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को उन्होंने हायर भी किया हो, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट की तरह देखिए इसमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और राहुल गांधी यहाँ आकर छात्रों से बात करना चाहते हैं और छात्रों का इस्तेमाल करके वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब कोटा शहर जो है राजस्थान का, ये कोई आम शहर नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग सेंटर्स का एक बहुत बड़ा हब है। इस शहर के कोचिंग सेंटर्स को लेकर आपको याद होगा वेब सीरीज भी बन चुकी है। अब राहुल गांधी भी छात्रों पर अपनी एक राजनीतिक फिल्म बनाना चाहते हैं, उसी की शूटिंग करने के लिए वो कोटा आए हैं और इसके लिए उन्हें मुफ्त में एक्टर्स चाहिए, प्रॉप्स जिसे हम कहते हैं। और इसीलिए कांग्रेस ने कोटा में छात्रों को एक प्रकार से अपनी इस फिल्म की शूटिंग के लिए बुला लिया। राहुल गांधी जानते हैं कि छात्रों के बहाने वो आसानी से चर्चा में आ जाएंगे और सोशल मीडिया के लिए फिर वायरल कंटेंट यहीं से बन जाएगा। इस छात्र सम्मेलन के बाद इसके छोटे छोटे वीडियोस को एडिट करके वायरल किया जाएगा। इसमें बहुत सारी रील्स बनाई जाएंगी और आपने जैसे देखा ये मल्टी कैम शूट यहाँ पर हो रहा है, मल्टी कैमरा सेटअप लगाया गया है। अब आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है जहाँ भाषण कम और रील्स ज़्यादा बनाई जाती है, जहां मुद्दे कम होते हैं और वायरल वीडियोस ज्यादा बनाए जाते हैं। और राजनीतिक दृष्टि से छात्रों की राजनीति के लिए कोटा जैसा शहर एक परफेक्ट लोकेशन है। कोटा के बाद राहुल गांधी प्रयागराज, पटना और दिल्ली जैसे शहरों में भी इसी प्रकार की रैली करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी शहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए देश भर में बड़े प्रसिद्ध हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र आते हैं जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स में तैयारी करते हैं। इससे राहुल गांधी का एक खास एजेंडा आपको पता चलता है। अब सोचिए जरा, क्या ऐसे किसी सम्मेलन की जरूरत थी? क्या राहुल गांधी इन सारे छात्रों को उनकी पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं कर रहे? इस समय कोटा के हजारों छात्र नीट की परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे और उन पर इस परीक्षा का बहुत ज्यादा दबाव होगा, तनाव भी होगा। ऐसे समय में राहुल गांधी ये कह सकते थे कि छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी करें और वो पेपर लीक के मामले में लगातार खुद अपने दम पर संघर्ष करते रहेंगे। उन्हें यह कहना चाहिए कि था कि भाई छात्रों को यहां आने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, लेकिन मैं आपके इन मुद्दों को उठाता रहूंगा। होना यह चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी को इस बात की चिंता नहीं कि परीक्षा में छात्रों की आंसर शीट्स कैसी होंगी, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता है कि उनके सम्मेलन में छात्रों की अटेंडेंस कितनी है, भीड़ कितनी है छात्रों की, वीडियो कैसे बनेगा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता कोचिंग सेंटर्स को फोन करके इस सम्मेलन में अपने छात्रों को भेजने का दबाव बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी छात्रों को इस सम्मेलन में न भेजने के लिए कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल्स को लगातार मैसेज कर रही थी। यानी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बच्चों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास, छात्रों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। कहीं न कहीं कोटा, जो कि एक कोचिंग हब है, उसका भी नाम खराब करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। कोटा में जाके इस प्रकार का आंदोलन करना। और यह भी खबर आई है कि कोटा के जो कोचिंग सेंटर्स के ओनर्स हैं, उनके पास अशोक गहलोत जी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा फोन कराया जा रहा है कि वो बच्चों को जबरदस्ती भेजें राहुल जी के संवाद में, राहुल जी के आंदोलन में। ये बच्चों को भटकाने की कोशिश है, कोटा को बदनाम करने की कोशिश है और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल वातावरण क्रिएट करने की कोशिश है, जो कि किसी भी पॉलिटिशियन को अभी बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। अरे यार EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? हाँ। अरे काहे का इजी? ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भैया, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोटा में राहुल गांधी छात्रों से क्या कहते हैं? हम अभी आज राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं, देश के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। शिक्षा के सिस्टम का क्या मतलब होता है? The education system we want allows you, every single Indian. तो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को अगर बदलना है तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि और सिस्टम तब बदलेगा जब आप मुझे प्रधानमंत्री बना देंगे, जब आप हमारी सरकार को बनवा देंगे, तब जाकर ये सिस्टम बदलेगा। जैसे कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार कभी इस देश में बनी ही नहीं, जैसे कि इससे पहले कभी कांग्रेस की सरकारों में ऐसी व्यवस्था उन्होंने जब थी तब क्या किया था, ये उनसे पूछना चाहिए। लेकिन आज हम राहुल गांधी को आखिर में एक सलाह देना चाहते हैं। 19 जून को उनका जन्मदिन है और वो अब 56 साल के हो जाएंगे, 56 ईयर्स। आपने देखा होगा वो अपने वीडियोस में कभी ऑटो ड्राइवर बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, मैकेनिक बन जाते हैं, कभी खाना बनाने लगते हैं। अब अगर उन्हें छात्रों की इतनी ही चिंता है तो अब उन्हें अपने जन्मदिन के मौके पर YouTube पर अपना एक ऑनलाइन कोचिंग चैनल खोलना चाहिए, और इस पर वो छात्रों को अलग अलग तरह के टिप्स दे सकते हैं, छात्रों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स छात्रों को पढ़ा रहे हैं, छात्रों के मुद्दों को भी आसानी से उठा सकते हैं। और वो चाहें तो उसी चैनल पर एक दिन नीट पर चर्चा कर सकते हैं, दूसरे दिन रोजगार पर लेक्चर दे सकते हैं, तीसरे दिन शिक्षा नीति का विश्लेषण कर सकते हैं। और जैसे खान सर और उनके जैसे बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो आजकल ऑनलाइन चैनल्स ऑन YouTube पर अपने चला रहे हैं, बच्चों को कोचिंग देते हैं और साथ साथ राजनीति भी करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आजकल YouTube पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे अध्यापक हैं, वो बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं लेकिन साथ ही राजनीति भी करते हैं, राजनीतिक स्टेटमेंट भी देते हैं, उनकी भी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। एक और YouTube पर पढ़ाने वाले टीचर तो ऐसे हैं जो अभी आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। तो राहुल गांधी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि वो भी अब खान सर की तरह अपना एक YouTube चैनल खोलें, ऑनलाइन कोचिंग करें, बच्चों को पढ़ाएं और साथ साथ उसी के जरिए अपनी राजनीति भी करते रहें। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती